अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया है, जिसके नतीजे में अब उसको फौरी तौर पर असम्बली में अपना नंबर मज़ीद बढ़ने के बाद हुकूमत बरकरार रखने के लिए अददी तौर पर अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ही नहीं रही है। 9 मई मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को होने वाली अदालती सज़ाओं और उसके नतीजे में उनके नाअहल करार पाने के बाद कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 7 सूबाई नशिस्तों में से 6 नून लीग के हिस्से में आई हैं। और मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। पीटीआई की जानिब से वैसे तो इस ज़िमनी इंतखाब का बायकॉट किया गया था, ताहम लाहौर के हल्के NA 129 पर मियां अजहर के इंतकाल के बाद पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान को मैदान में उतारा गया, जिनको नून लीगी उम्मीदवार हाफिज़ मियां नोमान से शिकस्त हुई है। लेकिन अगर कॉन्टेस्ट ऑफ द डे की बात की जाए तो दिन का सबसे बड़ा मुकाबला NA 18 हरीपुर में हुआ, जहां पर साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब और नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज खान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें नून लीगी उम्मीदवार ने 1,63,000 के करीब वोट लिए, जबकि शहरनाज उमर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1,20,000 से ज़ायद वोट लेने में कामयाबी हासिल की। पीटीआई इस हल्के के नतीजे को धांधली की पैदावार करार दे रही है, जबकि नून लीग उसको अपनी कामयाबी की फतह से ताबीर कर रही है। अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नून लीग के ज़िमनी इंतखाबात और इन नताइज को एक रेफरेंडम करार दिया है और साथ ही पीटीआई को ये ताना भी दिया है कि परफॉर्मेंस के बगैर ये बयानिया कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी जानिब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी रद्द अमल देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तख़रीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। ताहम इन इंतखाबात के 2 पहलू बहुत दिलचस्प हैं। एक तो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की मज़ीद 6 नशिस्तें जीतने के बाद नून लीग का अददी नंबर 132 हो गया है, और अगर इसमें पीपल्स पार्टी को निकाल कर दीगर इत्तेहादियों का नंबर जमा कर लिया जाए जो कि 38 बनता है, तो हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 170 बन जाती है, जबकि हुकूमत बनाने और अपना वज़ीर आज़म बरकरार रखने के लिए 169 का हिस्सा दरकार है। अब जो नून लीग दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर बासानी अबूर कर चुकी है, यानी आसान अल्फाज में नून लीग को अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए अब पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही। अगरचे आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए इसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट दरकार होगी। इस इंतखाब का दूसरा दिलचस्प पहलू ऐवान में हुकूमती वज़रा के भाइयों और रिश्तेदारों की एंट्री हो गई है, यानी वज़ीराबाद के हल्का NA 69 से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के भाई बिलाल तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब होकर पहली बार MNA बन चुके हैं। इसी तरह फैसलाबाद के हल्का 96 से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी बतौर MNA मुंतखब हो गए हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कैसे पीछे रह सकते थे, जिनके दामाद राना अहमद शहरियार फैसलाबाद की सूबाई नशिस्त PP 116 से पहली बार मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। नून लीग इस ज़िमनी इंतखाब को अपने लिए रेफरेंडम क्यों करार दे रही है और ऐवान में अपनी अददी अक्सरियत बढ़ने, क्या अब इसको पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत नहीं रही है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सकाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। शो में आपको खुश आमदीद। एक तो यह है कि आप हमारे पुराने कुलीग भी हैं, हमारे साथी रहे हैं, तो आपको शो में देखकर ज़्यादा खुशी होती है। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले ये बताइएगा कि मरियम साहिबा जिस ज़िमनी इंतखाब को रेफरेंडम करार दे रही हैं, तो वो कैसा रेफरेंडम था कि जिसमें आपकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात PTI 2 नशिस्तों को छोड़कर मैदान में ही नहीं थी? नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि जिन 2 नशिस्तों पे वो मैदान में थी, उन 2 नशिस्तों पे अवाम ने उन्हें किस तरीके से बुरे तरीके से मुस्तरद किया। लाहौर की हद तक बात समझ आती है कि जी पंजाब में हमारी हुकूमत है, जिस KPK के अंदर सारी इंतज़ामी मशीनरी इन्होंने खुद लगाई हुई है। DC हरीपुर जो है वो कस्टोडियन थे इलेक्शन के, वो DC इन्होंने खुद लगाया हुआ है, DRO इन्होंने खुद लगाया हुआ है, DMO इन्होंने खुद लगाया हुआ है। वहां पर अल्लाह के फजलो करम से PMLN के कैंडिडेट को 2.25 लाख वोट पड़े हैं, 1,67,000। पूरे दिन में कोई एक इन्होंने ऐसी शिकायत नहीं की जी फलां बंदा जो है वो गलत वोट डाल रहा है, कोई ऐसी चीज हो। और इनके उम्मीदवार को भी वोट पड़ा है वहां पर 1,27,000। तो मुझे आप ये बताएं, जहां पर अवाम ने ऑलमोस्ट तकरीबन 3 लाख
या 3.25 लाख लोगों ने वोट डाला हो, मीडिया कह रहा है कि टर्नआउट कम था, कहीं टर्नआउट कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ज़िमनी इंतखाबात का हमेशा से एक बिहेव रहा है, आपको पता है इस बात का। आप तहकीक कर लें, 73 से लेकर 2025 तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी 2 तरह के होते हैं। एक इमीडिएट होते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, जो सीटें जनरल इलेक्शन में खाली होती हैं, और एक कहीं मिड में जब होते हैं, तो अगर उम्मीदवार पोटेंशियल कैंडिडेट हो, ठीक वहां है। टर्नआउट बढ़ जाता है। अगर पोटेंशियल कैंडिडेट ना हो, बहुत सारे हलकों में से मुजफ्फरगढ़ की बात करें, मुजफ्फरगढ़ में नून लीग ने भी उस पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था, पीटीआई का उम्मीदवार भी नहीं था, एक बंदा आजाद था। तो ज़ाहिर है जब मुल्क की 2 बड़ी जमातें एक हल्के में नहीं होगी तो टर्नआउट कम होगा। डेरा गाजी खान में टर्नआउट बेहतर था क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने थे। हरिपुर के अंदर तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने थे, टर्नआउट जबरदस्त रहा, कोई 60% के करीब गया। लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं थी, नून लीग मौजूद थी, तहरीक इंसाफ मौजूद थी, टर्नआउट कदरे बेहतर रहा। इस तरीके से कह देना कि किसी हल्के में 20% टर्नआउट, तो आप 20% बेंचमार्क बना लें। टर्नआउट 35% भी रहा है, 40% भी रहा है, और जाहिर है जब मुख्तलिफ तरीके की ज़ाहिर है हालात होंगे तो टर्नआउट मुख्तलिफ तरीके का सामने आएगा। हुज़ैफा, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि रेफरेंडम था। यानी रेफरेंडम में एक सवाल होता है ना कि आप कारकर्दगी को वोट देंगे, इंतजार को वोट देंगे, ये सवाल था हमारे इस इलेक्शन का। तो लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। हाँ, अगर हरिपुर के अंदर तहरीक इंसाफ जीत जाती तो ये नैरेटिव बनता कि वाकई जी वहां पर केपीके में इनकी कारकर्दगी से लोग मुतमईन थे और लोगों ने वहां नून लीग को रिजेक्ट किया। लेकिन काम उलट हुआ है, केपीके में भी इन्हें मुस्तरद किया गया, पंजाब में भी मुस्तरद किया गया, जनूबी पंजाब में मुस्तरद किया गया। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं हुज़ैफा साहब, तो मरियम नवाज साहिबा ने भी इसका किया है। इसके अलावा कारकर्दगी की बात जो है वो मियां शहबाज शरीफ ने भी की है। मियां नवाज शरीफ की जो ट्वीट है उसमें भी हम इस तरह की जो है बात देख सकते हैं। तो ये बताइएगा कि कौन से आप समझ रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट दिया है तो कौन से ऐसे 3 ऐसे मुझे कम से कम काम बता दें जिसकी वजह से जो आवाम के लिए किए हों नून लीग ने, और उसकी वजह से जो है वो नून लीग को इतना बेतहाशा जो है वो पजीराई मिली है कि तमाम नशिस्तें जो है वो जीतने में कामयाब हो गई है। जी, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो काम हमने किया वो मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए, जिसको आज दुनिया के बड़े इदारे, फोर्ब्स है, बाकी हैं, इकोनॉमिस्ट है, सारे मान रहे हैं, ब्लूमबर्ग वगैरह। जी, हमने आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ये सबसे बड़ा काम है जिसको पूरी दुनिया मानती है, आईएमएफ मानता है। अगर आईएमएफ के हमारे खिलाफ रिपोर्ट को बार बार मीडिया चलाते तो ये भी माने कि आईएमएफ कहता है कि बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आप दिवालिया हो रहे थे और शहबाज हुकूमत ने मुल्क को बचाया। दूसरा बड़ा काम मैं समझता हूं कि आपके मुल्क को जो इंटरनेशनली तन्हाई का शिकार था, आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई और आज पाकिस्तान जो है वो चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, या गल्फ हो, या अमेरिका हो, सबके साथ आपके बेहतर ताल्लुकात हैं। और उसकी कॉस्ट में आपकी आवाम ज़ाहिर है जो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, वीजे के असूल में जो आम लोगों को मुश्किलात थी वो जरा कम हुई हैं। ठीक है। तीसरा जो मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस का मेयार बहुत बेहतर हुआ है। जो बुजदार दौर में गवर्नेंस जमीन पर आ गई थी वो अब काफी बेहतर हुई है। उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन जनरल जो है वो पंजाब की गवर्नेंस बेहतर हुई है। आप अवामी राय का कोई भी सर्वे उठाकर देख लें, गैलप, आईपोर या अपनी मर्जी के कोई इदारे को कहीं वो सर्वे करवा ले, वो मानेगा कि 2021 से आज गवर्नेंस जो है वो बहुत, यानी उसका कोई मवाजना ही नहीं है, काफी बेहतर है। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से अवाम ने एक्नॉलेज किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। हमारे जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं जो को डायरेक्टली एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिसमें अशिया खुर्दनोशी कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, 3 आपने मुझे काम बता दिए करेंगे। हुज़ैफा साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी। आपने खुद अभी हवाला दिया कि जो इलेक्शन है उसके जो नताइज सामने आए हैं, उसके बाद एक तो लेजिटिमेसी की बात आई, जो अपोजिशन वाली बात जो हमने पहले कर दी कि वहाँ अपोजिशन नहीं थी। दूसरी बात ये भी है कि 18% सिर्फ जो है वो टर्नआउट था। एक सवाल इसके ऊपर भी उठ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है वो इस वक्त हम देखते हैं कि पीटीआई मजमूई तौर पर कह रही है कि वो हल्का जिसके अंदर उनकी अपनी हुकूमत थी उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है, तो उसके बाद जो है वो दूसरा उम्मीदवार जीत गया और पीटीआई की जो उम्मीदवार थी वो हार गई। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या केपीके में कहीं आपका उम्मीदवार जहां जीता है वहां पे कोई नून लीग की कोई गिरफ्तारी, कोई एफआईआर, कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पर आई हो जिसकी वजह से लगा हो कि धांधली हो रही है और इलेक्शन जो है वो आपके हक में नहीं जाएगा? मुझे आप ये बता दें कि कोई ऐसी गिरफ्तारी इलेक्शन के दौरान हुई हो जो पंजाब के हल्के हैं जिसमें तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया हो,
मुझे बताएं, नून मैं लीग एक वाले, रजिस्टर हूं देखिए सिटिंग। नून लीग के खिलाफ आज तो मैं पीटीआई ने पूरी चार्जशीट आज तैयार मैं की हुई है ना कि हमें नहीं, मैं वही इलेक्शन अर्ज कैंपेन करूं से ना, रोका गया आप वगैरह वगैरह। चार्जशीट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मैं एक सिटिंग मिनिस्टर होते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज में शोकास किया हुआ था जी, और मैं और इलेक्शन आप कमीशन गए इन भी थे पर्सन पेश हुआ। जी और अगली बात सुन लें, तलाल चौधरी साहब पेश नहीं हुए, उनके भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। जी। और मुझे बताएं शफाफियत क्या होती है, जबकि वजीर आला केपी के जो उन्हें भी बुलाया था, वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उन्होंने स्टे ले लिया है या पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दे दी है। लेकिन पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसको आप क्रेडिट तो देना कि उन्होंने वहां पर केपीके में आपको जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट किया, इलेक्शन कैंपेन चलाने दी, सारी चीजें जो है वो बड़ी उससे आगे बढ़ी, वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए देखिए फैक्चुअल बातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा था, वहां मौजूद था। जी। ये इन्हें पता नहीं था इस बात का कि अगर हमारे साथ ये ज्यादती करते तो क्या फेडरल गवर्नमेंट खामोशी से बैठती? ये कर ही नहीं सकते थे ज्यादती। जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करते कि आप हमारे उम्मीदवार से ज्यादती क्यों कर रहे हैं। तो बात ये है कि मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो बता दें आप। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, आखिर में पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है जी। आप, अच्छा, और जो आप बात कर रही हैं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जो बात आप कर रही हैं, टर्नआउट बहुत कम रहा। आप मुझे ये बताएं कि डेरा गाजी खान का हल्का है, वहां रजिस्टर्ड वोटर 4 लाख है। 4 लाख में से 80,000 वोट हमें पड़ा है, 50,000 पीपल्स पार्टी को पड़ा है। लामहला अगर पीटीआई मौजूद होती तो 60-70,000 वोट उसे पड़ता, तो 2 लाख हो जाता, टर्नआउट ऑटोमेटिकली 50% ऊपर चला जाता। अगर एक जमात बाइकआउट कर दे, उसका वोटर निकले ही ना, तो टर्नआउट लामहला कम होगा। लेकिन हमारा वोटर जो है वो उसने वोट डाला है, वोटर पड़ा है हमें। इसी तरीके से आप अगर बात करें हरिपुर की, मैं हल्के ढोलके पे आऊंगा, 3-4 हल्कों की मिसालें दूंगा सिर्फ। हरिपुर में 1,67,000 वोट हमारा है, 1,27,000 वोट या 29,000 वोट पीटीआई का है। तकरीबन 3 लाख वोट हुआ, 25-30,000 आप और उम्मीदवारों का वोट लगा ले। टोटल रजिस्टर्ड वोटर वहां पर अगर 5 लाख है तो कम से कम रेशियो बनती है 60% वहां पर टर्नआउट रहा है। लाहौर की आप बात करें, लाहौर में हमारा उम्मीदवार अगर 67,000 ले रहे हैं, इनका अगर 40,000 या 45,000 ले रहे हैं, तो मुझे बताइए 1,10,000 होगा रजिस्टर्ड वोटर। अगर 4 लाख है, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, टीएलपी का उम्मीदवार नहीं था, अगर वो होते 40,000 वोट वो भी लेते, लामाला टर्नआउट वहां पर भी 50% से ऊपर होता। बेसिकली अच्छा, टर्नआउट तो चले कुछ हल्कों में कम रहा, लेकिन वहां पर हमें ये लगता है कि नून लीग के पास ना कुछ जो लीडर्स हैं उनकी भी कमी थी, या नून लीग ने वर्कर्स को जो है वो कोई ज़्यादा वक़्त देने की जो है वो कोशिश नहीं की। कि अब देखें ना कि फैसलाबाद के 2 हलकों और वज़ीराबाद के एक हल्के में हम देखते हैं कि क्या कोई वर्कर जो है इस काबिल नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ता है। इसके ऊपर तनकीद हो रही है कि वफाकी वज़रा के भाइयों और दामादों को टिकट जो है वो दिए गए। तो ये मिसाल कोई अच्छी तो नहीं है नून लीग के लिए। हाँ, ये आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन जरा पार्टी ने टिकट जारी कर दी है, पार्टी डिसिप्लिन है, सब लोग उसकी पाबंदी करते हैं। लेकिन ये अच्छा होता, क्योंकि मुझे भी ये खुद इलेक्शन कैंपेन के दौरान एहसास हुआ है कि पब्लिक ये नहीं देखती कि नून से आप या पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से हैं। पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा वोटर है जो कि यूथ से, नए आने वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात में वजन है कि अगर उन हल्कों में भी हम नए लोगों को मौका देते, पोटेंशियल कैंडिडेट्स मौजूद थे, तो उससे पार्टी जरा ज्यादा मजबूत होती है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने वक्त दिया हमें। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन नून लीग की और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे बतौर वज़ीर मुमलिकत। लेकिन उन्होंने जो 2 टोक बात की है वो यही है कि पार्टी का फैसला होता है कि किसको इलेक्शन लड़ाना है, और वफाकी वज़रा के भाइयों और दामादों को टिकट देने के हवाले से उन्होंने हमारी इस बात से इत्तफाक किया कि अगर उन हल्कों में वर्कर्स को मौका दिया जाता तो मज़ीद बेहतर होता। पीटीआई ने इलेक्शन से जो है वो बायकॉट किया था, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, फिर 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ भी लिया। तो ये सिलेक्टिव किस्म का बायकॉट था नहीं था, ये क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है, मेरी नज़र में जो, अगर आप मुझसे पूछें जी, तो जो एक हल्का था जो कि मियां अजहर साहब की डेथ की वजह से हुआ था, वो इस बाय इलेक्शंस का जो बाकी तरीके थे उनसे हट के था, इसलिए वो एक्सेप्शन था क्योंकि वो डेथ की वजह से हुआ था। एक बात। नंबर 2, जो केपी में जो हरिपुर का हल्का था वो उन्हीं तरीके से था, और मेरा ये ख्याल था कि इसके अंदर भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए था। जी। अच्छा, अब अगर आप मेरी दूसरी राय करें तो मैं मियां अजहर साहब के भी, उसमें भी हमाद अजहर साहब को भी चाहिए था कि वो इसमें भी, चूंकि खुद भी नहीं थे ग्राउंड में और वो सारे थे, उनको भी इससे बॉयकॉट करना चाहिए था। वजह ये है कि इसमें जो धांधली थी ना, वो अपनी
बेहतरीन तरीके से हो रही थी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 3 हिस्सों में जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना, खासतौर पे मैं हरिपुर की बात करता हूँ, जो पहला बाज रिजल्ट जो आए थे उसमें आपकी जो लोगों की, जो कहते हैं ना कि जो क्या कह सकते हैं उसे, जो टर्न आउट हुआ था वो 9% था, 10% से कम था। आपका जो नेक्स्ट बैच आया था उसमें टर्न आउट जो था वो तकरीबन 45-50% दिखाया गया है, और उसके बाद जो तीसरा बैच आया उसमें 70% उसका टर्न आउट दिखाया गया। अच्छा, इस लिहाज से मतलब जो आप ये बता रहे हैं कि जिन हिस्सों के लिहाज से इतना बड़ा टर्न आउट, 70% टर्न आउट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज मतलब ये इम्पॉसिबल है आपके ख्याल में? मतलब ये लेकिन ये तो बताए ना कि ये जो आपने बायकॉट किया, उतने लोग सुने उतने लोग उतनी देर में वोट दे नहीं सकते। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया कि धांधली है। मैं धांधली पे वापस आऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बायकॉट वाली बात है, मोमिन साहब मेरी भी तो सुने ना। ओवरऑल हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि धांधली वाली बात पे हम वापस आते हैं, लेकिन ये जो बायकॉट की आप बात कर रहे हैं, तो बायकॉट आपने करके खुद नहीं हुकूमत को रास्ता दे दिया, नून लीग को रास्ता दे दिया कि आ जाए जी, आके इलेक्शन लड़े? और क्या ये सहूलतकारी का इल्जाम आप पे जो लग रहा है ये ठीक नहीं है? पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में जब आप किसी चीज को नापसंदीदा कहते हैं तो 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। एक, आप उसको बिल्कुल बुरा भला सामने कहें या उसको जो है ना बजोरे उसे करें, और या फिर आप उससे मुंह फेर लें, उससे अलग हो जाए। मैं मिसाल दे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद दाखिल हुए थे, उन्होंने सबको माफी दे दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था, नापसंदीदा होने की वजह से उन्होंने कहा था कि हिंदा को मेरे सामने नहीं लाना, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। उन्होंने उससे एक किस्म का मुंह फेर लिया था। बहुत सारी चीजों से जब वो बुरा भला वो समझते थे, वो उससे मुंह फेर लेते थे। दैट इज लाइक आप अपने आप को उससे अलग कर दो। इस सिस्टम से, ये इलेक्टोरल सिस्टम से, और खास तौर पे इसी इलेक्शन कमिश्नर के जो बज़ाहिर जिसने एक्सट्रीम कर दिया धांधली की, और अब मुझे नहीं समझ आती कि वो अपने इस कॉन्शियस के साथ कैसे जिंदा रहता है, या कैसे किस तरीके से वो और उसके घर वाले रहते हैं। इस किस्म की चीज़ों पे जितना उनके ऊपर इल्ज़ाम आया, जिस तरीके से 8 फरवरी वाले इलेक्शंस मैनिपुलेट किए, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान लेने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया, जो कि नॉन आइनी चीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने नॉन आइनी या गैर आइनी इकदाम किए हैं, मुझे नहीं समझ आता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे सिस्टम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बॉयकॉट रखना चाहिए था, और इन 2 नशिस्तों पे नहीं लड़ना चाहिए। यानी आप एग्री करते हैं कि जो उमर अयूब साहब की जो अहलिया को ये एक्सेप्शन दी गई, तजाद था कि बाकी सारे हलकों से बॉयकॉट है, लेकिन 2 नशिस्तों पे इजाज़त दे दी गई, या उन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ा, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, मेरे लिहाज से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दो तरीके थे। एक, जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, उन डिस्क्वालिफिकेशन में उमर अयूब का हल्का आता है। उस हल्के की बेसिस पे, उन सारी चीजों के बेसिस पे वो उसी कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें हमने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। जो हमाद अजहर या मियां अजहर साहब का जो हल्का था, उसमें वो एक वफात के बाद, डेथ के बाद वो हल्का खाली हुआ था, वो उस कैटेगरी में नहीं आता। तो उसको हमाद अजहर साहब के हल्के की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमाद अजहर साहब के। लेकिन उसमें एक और तजाद भी तो दिखाई देता है ना। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि ये क्योंकि जाली हुकूमत है और जाली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर अपने ही कजन को इलेक्शन भी लड़ा दिया, यानी उसको जाली पार्लियामेंट का हिस्सा बना दें। नहीं, देखिए वो अपनी बात है, वो ज्यादा अपनी जगह पे। मैं वो दूसरे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो कंडीशन दूसरी थी, लेकिन इस कंडीशन पे भी तो बात होनी चाहिए ना। मेरा पर्सनल मौकफ ये है कि उनको
इन दोनों सीटों पे हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये मेरा जाती वो है, मुझे नहीं पता पार्टी ने क्या डिसाइड किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि इन दोनों के ऊपर भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि ये होगा। लेकिन हुमायूं मेमन साहब, मौरूसी सियासत के हमेशा से खिलाफ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उमर अयूब साहब की जब अहलिया का मामला आया तो क्या ये मौरूसी सियासत नहीं थी कि आपने अपनी ही अहलिया को टिकट दिया? वहाँ पर क्या वर्कर्स मौजूद नहीं हैं पीटीआई के? तो इतने वहाँ पे आपके वर्कर्स हैं जो जानिसार वर्कर्स हैं जो आपके लिए जाने देने के लिए तैयार हैं, तो उनको मौका देने के बजाय अपनी ही अहलिया को मौका देने का क्या मकसद था वहाँ पे? देखिए, दो चीजें हैं। मैं इन प्रिंसिपल इन चीजों से एग्री करता हूं कि आपको ये मौरूसी सियासत नहीं होनी और मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंडीशन इस वक्त फर्क थी, इस वक्त इस जगह की कंडीशन फर्क थी, इस वजह से वो किया। और बहुत दफा ऐसे होता है कि एक अगर कोई दरमियान में कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस फैमिली को फेवर दे देते हैं, कोई मसले नहीं है। लेकिन इन प्रिंसिपल मेरे लिहाज से अगर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी और वो उसने पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, ये मतलब नहीं है कि उसने पैसे दे दिए, ये मतलब नहीं है कि वो चूंकि उसका भाई या उसका बाप या उसका जो भी है और उसने साल 1.5 साल गुजार के एकदम ऊपर आ जाए, नहीं। उसका मतलब ये है कि उसने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, या उसने यानी आप इत्तेफाक करते हैं कि वर्कर्स को जो है, वर्कर्स का पहला हक होता है जब टिकट वगैरह डिवाइड हो रहे होते हैं। इसमें एक और बात भी ऐड कर दीजिएगा सेनेटर साहब, एक और बात भी इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा कि अभी आपने धांधली का जिक्र किया, वहाँ पर केपी में सूबाई हुकूमत आपकी अपनी, इंतज़ामिया आपकी अपनी, वहाँ सारी हिरारकी आपकी अपनी, पीटीआई की हुकूमत है, और उसके बाद फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाने का क्या मकसद है? वहाँ किसने धांधली की है आप लोगों की मौजूदगी में? अच्छा, इस तरह है कि धांधली जो करते हैं ना वो इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन फेडरल उसमें, और जब इलेक्शन कमीशन आ जाता है तो उसके साथ ये याद रखें कि जिस तरीके से जो तस्वीर हमने देखी है, कितनी सच है कितनी झूठ है वो बात की बात है, कि वहां पे आपने देखा है कि हल्के के अंदर जो एक तस्वीर आई थी उसमें आपकी आर्म फोर्सेस के जवान वहां पे उनको पहरा दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जो पीएमएलएन के बाज जो लोग हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो अंदर थे और बाकियों को इजाजत नहीं मिल रही थी। एक चीज है, लेकिन ये चीज अंडर कंट्रोल आ जाती है इलेक्शन कमिश्नर के, और इलेक्शन कमीशन का 2-3 अरकान पर मुश्तमिल या इससे थोड़े ज्यादा होंगे उस पर मुश्तमिल अरकान जो है वो वहाँ केपी में किसी भी सूबे में किसी भी हल्के में जाते हैं, लेकिन बहसियत मजमूई वहाँ पर जो जिले इंतजामिया होती है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती है, वो चीजों की जिम्मेदार। नहीं, आपको पता है ना, आपको पता है इलेक्शन के दौरान में जो वहां पे जो आपका जो थोड़ी सी तो सूबाई हुकूमत की भी नायली माने ना आप इसमें, अगर आप नहीं देखें समझते हैं कि आपका वो जेन्युइन है। सुन ले, जो पता चल रहा था उसमें तो ये था कि तकरीबन कोई 40-50 हजार के वोट से पीएमएलएन हारी है। जो ऑन ग्राउंड लोग बता रहे, जो बाहर लोग बता रहे, वो तो ये बता रहे वहां पे जो आरओ होता है उसके पास मजिस्ट्रेट पावर्स होते हैं, उसके बाद जो आर्म फोर्सेस वाले या जो भी वहां पे वो हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनके होते हुए वहां पे ये होना इस किस्म की चीज, अब अंदर फर्ज करें अब मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, इलेक्शंस हो गए, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, बाहर सारी आर्म फोर्सेस खड़ी है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। अब अंदर मैं जो मर्जी चीटिंग कर लूं, जिस तरीके से मर्जी कर लूं, एक चीटिंग पे आपका पॉइंट आया है, लेकिन उसमें लिखा अब ये कहीं चैलेंज तो करेंगे ना। एक मिनट मुझे बोल लेने दे ना जी। उसमें लिखा हुआ था कि जो पीटीआई वाला है उसके 54 है या 64 है, और जो दूसरे उनके 04 हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि धांधली हुई, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसको कहीं चैलेंज तो करेंगे ना। आप देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब तक पीटीआई की होने वाली 2 साल में सुनवाई तो हो नहीं सकी, अब इसको किधर चैलेंज करेंगे? मुझे एक बात बताएं, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो विद इन 6 months 180 days के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ने फैसले करने होते हैं। 2 साल होने वाले, किस ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है? आप क्या बात कर रहे हो? आप किस कोर्ट्स की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं कहां? पाकिस्तान में लॉ है कहां? पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है कहां?
तो क्या पीटीआई के जो ऑलरेडी केसेस जो हैं वो गुज़श्ता जो आपने इंतखाबी धांधली के हवाले से केसेस हैं उनकी अभी समाअत जो है वो आईनी अदालत में होने वाली है, तो पीटीआई क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या अदालत मामलात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या जो उनके हक में मामलात होंगे उनको एक्सेप्ट करेगी और बाकियों को रिजेक्ट करेगी? क्या करेगी पीटीआई? वो क्या था कि कासिद के आते आते एक और खत लिखूं, मुझको पता है वो क्या लिखेंगे जवाब में, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अदालत क्या कहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत मैं उसको कहना नहीं चाहता, इससे मिलते जुलता लफ्ज ही तकरीबन हो सकता है। आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का वो पढ़ा है लेटर? जी बिल्कुल पढ़ा है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनका लेटर जो है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो दुनिया में अभी पढ़ाया जा रहा है कि यार ये चीजें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में जितना जुल्म अभी हो रहा है। फाइनली मुख्तसरन ये बताइएगा कि एनएफसी का 4 तारीख को इजलास होने जा रहा है, क्या जो हमारे वजीर आला साहब हैं केपी के, वो उसको अटेंड करेंगे या उससे भी जो है वो रूगर्दानी करेंगे? मुझे नहीं पता, ये आप उनसे पूछिए। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन। क्या उनको होना चाहिए? उसूलन उनको होना चाहिए वहां पे, एज ए चीफ मिनिस्टर वहां पे जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चीफ मिनिस्टर, मैंने तो इसलिए पूछा कि पार्टी के अंदर मुशावरत तो होती होगी ना। मुझे बोल लेने दे। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मुझे एक ओहदा दिया है इमरान खान ने, और इमरान खान ने कहा है कि ये जाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एनएफसी के लिहाज से क्या है। तो मेरे लिहाज से मैं एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने लीडर से मिल के ये बात करूं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद जाके उस जगह पे बैठ के करूं। लेकिन ये लोग चूंकि मिलने नहीं दे रहे, तो आई डोंट नो, ये प्रेरोगेटिव फिर उसके पास ही है कि वो क्या जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। हो सकता है अगर मैं होता तो शायद मैं ना जाता, क्योंकि अगर मेरे लीडर से मेरी मुलाकात नहीं करवाते हो और आप समझते हो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जिसमें आपके लीडर से आप मुलाकात ना करवाओ मशावरत के लिए, तो फिर आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें ऐसी। बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब, आप ने जो है वो वक्त दिया 65 के लिए, और आपने जो बात कही कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से होने वाली जो मीटिंग है 4 तारीख को, वो अगर आप होते, हुमायूं अहमद साहब होते, तो वो अटेंड शायद ना करते, क्योंकि उनके जो लीडर हैं, पार्टी कायद हैं, उनसे जब तक मुलाकात ना हो जाती। लेकिन अगर हम वज़ीर आला केपीके की बात करें तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकातों में ये बात कही है कि वो अगर एनएफसी के हवाले से कोई मुलाकात होगी, सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से कोई मुलाकात होगी, तो वो ऐसी तमाम जो इजलास हैं, ऐसी तमाम मीटिंग जो हैं, उनमें शिरकत करें। तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सूबे में इस वक्त उनके जो है वो दहशतगर्दी सर उठा रही है, और दहशतगर्दी की लहर जो है उसमें तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। और अब प्रोग्राम में बात होगी खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर दहशतगर्दी की लहर ना सिर्फ थमने में नहीं आ रही है, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका निशाना सिक्योरिटी एहलकारों और इदारों के साथ साथ सिविलियंस भी बन रहे हैं। आज ही के ताज़ा तरीन हमले में पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि 3 एफसी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिनमें से एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को मरकजी गेट पर ही धमाके से उड़ाया, जबकि 2 खुदकुश हमला आवर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए, जिनको एफसी एहलकारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते बन्नू की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अमन कमेटी के दफ्तर पर एक दहशतगर्द हमले के नतीजे में 7 अफराद की हलाकत हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान तुर्किया में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने से कबल और बाद में भी अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का इशू सर उठा रहा है। मुज़ाकरात में नाकामी और अफ़गान तालिबान की हठधर्मी के अलावा दीगर किन अवामिल का खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी के पीछे हाथ है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम नैयर, थैंक यू। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर होने वाले दहशतगर्द हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये हमला हमें क्या बता रहा है, किस तरफ निशानदही कर रहा है? जी देखिए 2-3 अवामिल हैं इसके। एक तो ऑफ कोर्स जो एनिमी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलॉन्ग विद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया के, वो आपको अपना स्वैथ बता रहे हैं जी कि वेयर ऑल वी कैन हिट, और इन्होंने इंडिकेट किया होता है कि जी हम आपको हिट करेंगे शहरों के अंदर। अब बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं, वो भी इनको यूज कर रहे हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम वाले लोग भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सपोर्टर्स और अबेटर्स हैं जी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मिलके इनको
एक तो वो अपनी विल जो है पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की विल टू फाइट टेररिज्म वो तोड़ना चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। ये मैं आपको बड़े गारंटी के साथ बता सकता हूँ। पाकिस्तान आर्मी जितनी भी कुर्बानियां दे दे, अवाम भी कुर्बानियां देते रहे, ये लॉजिकल कंक्लूजन तक इस वॉर को पहुंचाएंगे जरूर। दूसरा, वो जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, वो जो स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, उन्हें भी पता है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, ये परमानेंट रिलेशनशिप हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर अब काफी बातचीत हो रही है, प्रेशर डेवलप हो रहा है नॉट टू वर्क विद द तालिबान सेटअप। ये आपको याद होगा 2021 में जब ये, और 2020 दोहा में जब ये चीजें चल रही थी और दोहा अकॉर्ड भी जब हो रहा था, तो ये अगेंस्ट थे जी तालिबान रजीम के, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को लेकर जाना चाहते थे कि वहां पर इस रजीम को एक्सेप्ट ना किया जाए। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स उन्होंने देखा डिफेक्टो रूलर्स तो ये बन गए, तो इनका इस्तेमाल किया जाए, और कन्वेंशनल फेलियर के बाद वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिशनल रिलेशनशिप से इंडिया भी फायदा उठाना चाहता है, मैक्सिमम पाकिस्तान को वीक करना चाहता है, और तालिबान भी फायदा उठाना चाहते हैं कि जितना पैसा उससे वॉर रिलेटेड इकोनॉमी की एडवांटेज ले सके। और तीसरी चीज ये है कि ऑलरेडी एक अवामिल यहाँ पर ऐसे डेप्रीविएशंस के, या जो आप कह ले जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन सकती है, उनको भी पाकिस्तान ने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के बाद फिर जब मर्जर भी हो तो उनको एड्रेस नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप होल ऑफ ए नेशन अप्रोच, एक प्रॉब्लम आती है हम उसको लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे, फिर क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन जो गवर्नेंस इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं जनरल साहब, अभी हम 2 रोज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सीएम केपीके जो हैं वो ख़ास से मुतहरिक दिखाई देते हैं। उनके सामने हमने ये सवाल रखा था कि जब इकोनॉमी की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम देखते हैं केपी के अंदर मनशियात जो है वो खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं। एक गर्दा बाज़ार के नाम से एक पूरा बाज़ार लगता है, और कोई भी जो ज़िले सतह पर, वहाँ पर हुकूमती सतह के ऊपर उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते, तो उसके ऊपर वो जवाब गोल कर गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ अगर चलती रहेंगी तो ये मनशियात फरोश, ये दहशतगर्द वहाँ पनपते रहेंगे, तो अमन कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये भी दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जी, जो इलीगल स्पेक्ट्रम की इकोनॉमी है, इसके साथ अफगानिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल माफियाज भी जुड़े हुए हैं, वो अपना इंटरेस्ट इसी से सर्व करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैव लिटिल इंग्रेस इन द पॉलिटिक्स आल्सो, पॉलिटिकल इंग्रेस भी है जिसके ऊपर वो प्रेशर्स बनाते हैं, फेक प्रेशर्स भी बनाए जाते हैं। कभी सोशल मूवमेंट शुरू हो जाती हैं जिनको सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका भी पूरा फायदा उठाया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मिसमैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स हो रही थी वो सूट करती थी कुछ पार्टीज को, और अफगानिस्तान को तो बहुत सूट करती है। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की और क्या इकोनॉमिक्स है, मुझे बताए ना। कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, कोई मुल्क उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वही जो 70-80 मिलियन डॉलर्स इनको महीने का अमेरिका से मिलते हैं, बाकी अभी ये स्पॉन्सर स्टेट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। तो ये इलीगल स्पेक्ट्रम से वो अपनी वॉर इकोनॉमी को और अपने आप को वॉर इकोनॉमी से रिलेट रह के अपने आप को चलाना चाहते हैं। इसी तरह से वो अपने आप को चलाना चाहते हैं। लेकिन जनरल साहब, अगर हम बात करें वाना कैडेट हमले की, उसके बाद जो आज ये एफसी के ऊपर जो है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला जो है वो दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ एक पूरा सीक्वेंस है जो हमें खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के तनाजुर में जो है वो दिखाई देता है। इस्लामाबाद तक उसका जो एक अमल दखल है वो हम देख चुके हैं, इस्लामाबाद भी दहशतगर्दी की नज़र हो चुका है। अब अगर इस पूरे सीक्वेंस को डीकोड किया जाए तो फिर कौन से ऐसे 3 अहम इशारे हैं जो आपको मिलते हैं, कौन से अहम 3 इशारे हैं जिनकी तरफ जो है वो निशानदेही की जा सकती है? देखिए, एक तो जो बात हो रही है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, अभी आज आपने देखा होगा सोशल नेटवर्क्स जो पकड़े गए हैं वो भी इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहला कंक्लूजन तो ये है कि एक पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर इस प्रॉक्सी के पीछे है। ये ऐसा नहीं है कि रगड़ टेररिस्ट उठ के ये प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा, नॉन स्टेट एक्टर्स का जो सेटअप है इन काबुल, वो इस प्रॉक्सी वॉर के अंदर और इसके अंदर एक महारत तो जरूर हासिल कर चुका, और उनको अब एडवांटेज हो गई है। ये जो वेपन, $7 बिलियन के वेपन्स वहां पे पड़े हुए हैं, एडवांस लॉजिस्टिक्स पड़ी है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पड़ी है, इसका भी वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। फिर इसकी सेल परचेज से उनको और एक इकोनॉमी चल रही है उनकी, तो ये भी वहां पे है। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि होल ऑफ अ नेशन अप्रोच नहीं है अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन ट्रू लिटरेंट स्पिरिट अपनाई जा रही जी। ये देखिए, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, या खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहेंगे ये सिर्फ हमारे लिए ऊपर ही ये ऑपरेशन हो रहा है,
या इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे सूबों में या लिसानी बुनियादों पर, तो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। वो चाहे कोहाट में कोई शहादत हो, बन्नू में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, साहिवाल में हो, ये हमारी मुश्तरका जंग है। तो ये जो डिवीजन है दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इन सारी चीजों को एड्रेस करना होगा जी। तो ये वो मेन चीजें हैं जिनको एड्रेस किए बगैर आप वी कांट मूव फॉरवर्ड जी। मिलिट्री जो ऑप्शंस होती है ना नैयर, जी, वो जी। 30-40% ऑफ रिस्पॉन्स होती हैं। रेस्ट इट इज द पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी जिसने आगे लेकर चलना पॉलिटिक्स और होता है। डिप्लोमेसी ही ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, हमारे साथ आप मौजूद रहे। जनरल साहब की जानिब से जो बात कही गई, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सूबों या लिसानी सतह के ऊपर नहीं, लिसानी तौर पर नहीं, बल्कि कौमी सतह पर जो है ये मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसको जीता जा सकता है। और इसी हिकमत अमली को हमें एज अ नेशन जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।